मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। एक तो सबसे पहले आप लोगों को इस क्लास से पहले कुछ डिस्कवरी भी देना है कि आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि आपका जो वैकेंसी है वो पूरी तरीके से लगभग 3 गुना से ज़्यादा आपका बढ़ चुका है। और ये आपका रियल न्यूज़ है, तो कोई फेक वाली बात नहीं है। चाहे आप एलपी की तैयारी कर रहे थे, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे, आपका दोनों वैकेंसी जो है वो आपका पूरा बढ़ चुका है। तो जैसे वैकेंसी आपका बढ़ गया है, आपके रिजल्ट होने की संभावना भी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है कि नंबर ऑफ ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे तो उसमें आपकी भी जो संभावना है वो पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने मेहनत को थोड़ा भी ढीला न छोड़ें, साथ ही साथ मेहनत को और जितना ज्यादा आप पुश कर सकते हैं उतना ज्यादा पुश करिए, ताकि आप अपना जो सीट, अगर आपके दिमाग में कुछ संशय था कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, अगर इस चीज को लेकर अगर आपको संशय था, वो संशय भी खत्म हो जाए और संशय जो है आपका वो संकल्प में बदल जाए कि हम इस बार सीट है वो लेकर ही मानेंगे और अपना जो आपका ड्रीम है कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसको हम लोग पूरा करेंगे। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? आज जाओ, आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि ये जो हमारा सेशन चलता है ये हमारा एनसीईआरटी साइंस चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 सेशन तक के सवाल हम लोग लगाने वाले हैं। और पूरे भारत में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको साइंस पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आपका जो सेशन होगा वो फायदेमंद होने वाला। क्लियर है यहाँ तक? आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 8 का बहुत ही प्यारा चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड हो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे इसके बारे में हम लोग, इससे क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में, पर्यावरण में कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर ये रहा कि क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव केंद्र परपोषी कोशिकाओं के भीतर जनन करता है। पूछा हमसे कि कौन सा ऐसा जीव है जो केवल परपोषी कोशिकाओं के भीतर ही जनन करता है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि परपोषी होता क्या। तो परपोषी ये होता है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाए, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। ठीक है, अगर हमसे स्वयं पोषी पूछ देता तो स्वयं पोषी में हम लोग ये मारते कि जो अपना भोजन जो है वो खुद ही तैयार करता हो। आपको पता है कि कौन अपना भोजन खुद से तैयार करता है, जैसे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना भोजन वो क्या करते हैं, पूर्ण रूप से तैयार खुद ही करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं कि कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिकाओं के भीतर ही जनन करता है। बताओ तो कौन सा ऐसा जीव है जो कि परपोषी कोशिकाओं के अंदर ही जनन करता है। जीवाणु, अमीबा, बूंदी नहीं होगा, वायरस। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का 2 जो होगा वो सही और सही आंसर आपका हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, परपोषी आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ कुछ ठीक है, किसके कारण? वायरस के कारण। विषाणु के कारण होने के रोग की बात करोगे तो आपका एड्स हो गया। ठीक है, और बताइए कौन कौन सा रोग है जो आपका विषाणु के कारण होता है, जल्दी से बताओ। एक तो हमने आपको एड्स बताया, दूसरा हमने आपको क्या बताया, इन्फ्लुएंजा बताया, तीसरा आपको क्या याद रखना है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा इस सभी का आंसर। कोई आपको 5 रोग बताना है जीवाणु और विषाणु के कारण, बताओ सब।
एड्स हो गया, मम्प्स हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड किस में आएगा? टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, ये सब किसके कारण होने वाले लोग हैं? जीवाणु के कारण होने वाले। एड्स हो गया, मम्प्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब जो हमारा वायरस के कारण होने वाला होता है। कवक के कारण कौन सा रोग होता है आपको? एथलीट फूट रोग हो गया, आपका मलेरिया रोग हो गया, ये सब किसके कारण होता है? कवक प्रोटोजोआ के कारण आपको ये रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने 3 लगाया था, बिल्कुल सही आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, यहां पर आपसे पूछ लिया है कि बताइए विषाणु के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इनमें से एक आपको ये छांटना पड़ेगा जो कि विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके। इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सभी लोगों का बी आएगा। बी जिनका भी आएगा उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब यहां से 2-3 चीज याद रखेगा। इन्फ्लुएंजा जो कि होता है भैया H1N1 विषाणु के कारण। किसके कारण होता है आपका? H1N1 विषाणु के कारण जो होता है इन्फ्लुएंजा रोग होता है। स्वाइन फ्लू भी इसी कारण होता है, पर बर्ड फ्लू जो होगा वो H5N1 विषाणु के कारण होता है। अब देखो टाइफाइड, टाइफाइड जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। और कभी जीवाणु पूछ दिया कौन सा, तो याद रखेगा साल नो मेला टाइफी। साल्नो मेला टाइफी एक जीवाणु है जिसके कारण ही आपको टाइफाइड रोग होता है। हैजा किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरा नामक क्या है? जीवाणु है जिसके कारण आपको ये रोग होता है। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या लगाया है? 2 लगाया है। जिनका भी 2 आया होगा सही और सही आपका आंसर। आज अगले क्वेश्चन, परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव किन औषधियों से मर जाता है? परपोषी की कोशिका में मौजूद रोगजनक जो सूक्ष्म जीव होता है किस औषधि के कारण जो है मर जाता है? ये आप लोगों से पूछा गया है। यानी आपसे ये पूछा गया है कि अगर क्या है कोई बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर है तो उसके लिए आप कौन सा टैबलेट यूज करेंगे? आप पेन किलर यूज करेंगे, एंटीबॉडी यूज करेंगे, एंटीबायोटिक यूज करेंगे, या फिर आप वैक्सीन लेंगे? बताइए आंसर क्या हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन हमारा 3 है, बताओ। क्या बोला है हमसे कि सूक्ष्म जीव मौजूद है, माइक्रो बैक्टीरिया मौजूद है। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक करता क्या है? कभी आपसे ये पूछा जाए तो याद रखिएगा हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का फंक्शन होता है पहला तो कि जो हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है उससे ये क्या करता है? फाइट करता है। साथ ही साथ जो एक्टिवेशन है, जो हमारा शरीर के अंदर जो हमारा एंटीबॉडीज है उसका एक्टिवेशन को ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? ये बैक्टीरिया का जो इफेक्ट है उसको ये कम कर सकता है। पेन किलर हम किसके लिए लेते हैं? शरीर में कोई दर्द है उसके लिए आप पेन किलर का इस्तेमाल करेंगे। एंटीबॉडीज आप कब लेते हैं? एंटीबॉडीज उन जीवों को दिया जाता है, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो क्या होती है? कम। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हम एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं। किसी खास बीमारी को जो या तो क्या हो, जन्मजात हो या फिर संक्रामक रोग हो या फिर एक ऐसी बीमारी जो कि बिना लक्षण के ही आपको हो सकती है, जन्म के समय ही हो सकती है, उसको खत्म करने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जिनका भी आया है सही आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकोनों के भीतर सहजीवी संबंध बताने वाले 2 सूक्ष्मजीव कौन कौन से होते हैं? यानी आपसे यह पूछा गया है कि लाइकेन जो है किसके बीच सहजीवी संदर्भ को दर्शाता है? बताइए सभी लोग इसका आंसर।
लाइकेन किसके बीच सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ये दर्शाता है भैया कवक और शैवाल के बीच, यानी फफूंदी और शैवाल के बीच जो है ये क्या दर्शाता है? ये हमारे कवक और शैवाल के बीच के जो सहजीवी संबंध है उनको दर्शाता है। बात आती है कि सहजीवी होता क्या है, सिम्बायोटिक कहते किसको है? तो याद रखिएगा कि एक ऐसा आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतु बिना किसी परेशानी के रह रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा हैबिटेट जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतु या फिर दो या दो से अधिक प्रकार के जंतु बिना किसी परेशानी के कहने का मतलब कि वे आपस में एक दूसरे को कभी नुकसान न पहुंचाते हो, एक दूसरे के एक साथ रहने से उन दोनों को कोई परेशानी न हो, उनके जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसको हम लोग बोलते हैं सहजीवी, यानी एक साथ मिलके रहने वाले जीवों को सहजीवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने क्या लगाया है? 3 लगाया है। 3 जो है आपका सही और सही आंसर है। शैवाल को हम लोग भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं। शैवाल में प्रकाश संश्लेषण भी होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इसमें शैवाल में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसके कारण सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जब इसको पर्यावरण से मिलता है उस स्थिति में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है। कुल मिला के आप ये भी कह सकते हो कि शैवाल जो होता है हमारा वो स्वपोषी हो जाएगा। आ जाइए इस क्वेश्चन की तरफ कि ब्रेड बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाले गैस कौन सी? ब्रेड बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस जो है हमारी वो कौन सी है? बताओ जी इसका आंसर। ऑक्सीजन गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। बताइए सभी लोग इसका। चल बिल्कुल आप लोगों ने आंसर मार दिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बिल्कुल सही आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ को बनाने के रूप में करते। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ठीक है, जो हम लोग ब्रेड बनाते हैं उसको फुलाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या लगाया है? आप लोगों ने बी लगाया है। बिल्कुल आप लोगों का जो है वो सही और सही आंसर भी आप लोगों के। अगले क्वेश्चन की करीब आइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कि वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है, इसको हम लोग क्या बोला है कि प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है, लेकिन फैलता किसके द्वारा है? इंसेक्ट्स के द्वारा, यानी कि कीटों के द्वारा, जो कि क्या होता है उसका स्प्रेड होता है। वो कौन सा है? डेंगू है, मलेरिया है, पोलियो है, खसरा है? बताइए। तो सबसे पहले आप लोग तो ये छांटेंगे कि प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होगा। बता दो जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए डेंगू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नामक एक क्या है? मच्छर है, जिसके कारण ये रोग होता है मलेरिया। और मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलता है? फैलता है किसके द्वारा? कीट के द्वारा, यानी मच्छर जो है कीट है। तो कीट को कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं? तो कीट को सिंपल तरीके से परिभाषित किया गया है कि जिसके 3 जोड़ी पैर होंगे, यानी कि उसमें 6 अगर पैर है तो उसको हम लोग कीट की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो मच्छर में 6 पैर है, 3 जोड़ा पैर है, तो यानी कि वो कीट हो गया। और फैलता किसके द्वारा है? कीट के द्वारा फैलता है। और उसमें जो रोग होता है किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। तो मच्छर में कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जो कि मच्छर के द्वारा फैलता है और ये लोगों को रोग मलेरिया बीमारी होती है।
इसकी खोज किसने की थी ये भी पूछा जाता है, तो याद रखेगा रोनाल्ड रॉस ने किया। रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज किया। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछता है कि सबसे प्रथम परजीवी की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले परजीवी जो था यानी कि प्रोटोजोआ की खोज किया गया था, इसी मलेरिया का किया गया था जिसका नाम था प्लाज्मोडियम। इसकी खोज 1907 ईस्वी में किसने किया था, रोनाल्ड रॉस नाम ने। आइए अगले क्वेश्चन। पहली अपने बगीचे में 2 गड्ढे और भी खोदे, उस खेती में बचे अंशों कुछ पॉलीथॉल में डालकर एक गड्ढे में डाल दिया। ठीक है, उसने उन्हीं चीजों को पॉलीथीन की थैली में भरे बगैर ही गड्ढे में डाल दिया। दोनों गड्ढों को मिट्टी में ढक दिया। 1 महीने के बाद उसने क्या देखा था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 गड्ढा था, ठीक है, और एक गड्ढे में क्या हुआ है कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल था वो हमने प्लास्टिक के बैग में डाला था। ठीक है, और दूसरा जो हमारा वेस्ट मटेरियल था उसको हमने डायरेक्ट क्या किया है, उस गड्ढे में डाल दिया है, और उसके बाद उस दोनों गड्ढे को क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है, ढक दिया गया है। 1 महीने बाद आप देखेंगे तो कौन सा घटना, कौन सी परिघटना आपको दिखाई पड़ेगी, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा प्लास्टिक के अंदर हमारा जो वेस्ट मटेरियल मौजूद है उसको जो है संरक्षण प्राप्त है, किसका, प्लास्टिक का। क्योंकि प्लास्टिक जो है हमारा क्या है, हमारा नॉन डिग्रेडेबल है, वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये हमारा अजैविक घटक का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते। तो इतना ज्यादा वो क्या होता है, खत्म नहीं होने के चक्कर में उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। डिकम्पोजिशन जो नहीं होगा, प्लास्टिक का नहीं होगा, तो प्लास्टिक के अंदर जो हमारा मौजूद मटेरियल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपको बहुत कम मात्रा में सड़ा हुआ गला हुआ मिलेगा। लेकिन जब जिसको आपने डायरेक्ट जमीन के अंदर डाल दिया है, तो जमीन के अंदर जैसे ही डालते हैं, कोई भी जब जमीन की गहराई में आप प्रवेश करते हो तो ताप और दाब बढ़ता है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया कि बताइए जमीन के अंदर हम कितना डिग्री अंदर चले, कितना फीट अंदर चले जाएं कि हमारा ताप और दाब जो है बढ़ जाए। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग 35 फीट के लगभग अगर जमीन के अंदर जाते हैं तो लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर का मान जो है बढ़ जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। बी था ये वाला, अच्छा इसका आंसर हम लोग नहीं किया, बी था ये वाला, ए था ये वाला। आ जाओ आंसर कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि बी गड्ढे की अपेक्षा एक गड्ढे में जल्दी अपघटित हो गए, गलत बात है भाई। एक गड्ढे की तुलना में बी गड्ढे वाला तीव्र गति से अपघटित हो पाए। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो है सही और सही आपके आंसर आ जाए। ठीक है भाई लोग, अगले क्वेश्चन की कड़ी में आते हैं। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में शेयर भी। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए आपका थैंक यू।